मूवी की शुरुआत में हम नरेटर द्वारा 1944 के सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में सुनते हैं, जहां फिनलैंड और नाजिस के खराब संबंधों के कारण इन दोनों देशों के बीच भीषण जंग शुरू हो गई है। लेकिन इसी बीच एक योद्धा वहां अपने कदम रख चुका है। उसने इस जंग को मुंह तोड़ जवाब दिया और इतिहास भी रचा। तो जानते हैं इस कहानी की रियल मिस्ट्री ओनली ऑन मूवी ट्यूब पर। मूवी की शुरुआत में हम आत्मिक कॉर्पी नाम के एक बूढ़े शख्स को देखते हैं, जो इस कहानी का मेन हीरो है। यदि कॉर्पी की बात करें तो ये एक गोल्ड माइनर है, जो जमीन से गड़े सोने को खोदने आया है। अभी फिलहाल वो फिलीपींस के लेपलैंड नाम की जगह पर है। साथ ही उसके साथ एक पालतू कुत्ता और घोड़ा भी है। इस प्रकार से वो काफी मुश्किल से अपना समय काट रहा है, इस उम्मीद में कि उसे सोना मिलेगा। और ऐसे ही एक दिन उसे सोने का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है, जिससे उसकी उम्मीद जाग जाती है। अब अगले दिन वो पूरी शिद्दत से काम में जुट जाता है। वो ऐसा कई दिनों तक करता है, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती, जिससे अब वो काफी निराश हो जाता है। इस सब के बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारता और अगले दिन फिर से एक नई जगह खुदाई शुरू करता है। और ऐसे ही अचानक से एक दिन उसकी किस्मत करवट बदलती है। अब की बार उसे ढेर सारा सोना मिल जाता है, इतना ज्यादा कि उसकी 7 पुश्तें भी कभी खर्च नहीं कर सकती। अब अगले दिन वो घर के लिए रवाना होता है, लेकिन अब उसकी परेशानियां बढ़ने वाली है, क्योंकि अब रास्ते में उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। रास्ते में उसे नाजी यानी कि जर्मन सैनिकों की एक टुकड़ी दिखाई देती है, जिन्होंने ट्रक में कुछ फिनिश लड़कियों को बंदी बनाया हुआ है। अब जैसे ही कॉर्पी उनके सामने से गुजरता है, वो सारे के सारे उसका मजाक उड़ाते हैं। अब उसकी नजरें 30 लोगों की इस टुकड़ी के हेड ऑफिसर ब्रूनो से मिलती है, जो उसे घूरता है। लेकिन वो फिर भी कॉर्पी को गोली नहीं मारता, क्योंकि वो जानता है कि आगे मौत उसका इंतजार कर रही है। दरअसल इस सेना की एक टुकड़ी पीछे के रास्ते लैंडमाइन लगाते हुए आ रही है, यानी पैर रखते ही उनके चीथड़े उड़ जाएंगे। वो आगे देखता है कि कैसे उन जल्लादों ने फिनलैंड के निर्दोष लोगों को फंदे पर टांग दिया। उन्होंने गांव के गांव तबाह कर दिए। अब सेना का एक ऑफिसर रुककर उसकी तलाशी लेने का आदेश देता है, जिससे कि अब उसका सारा सोना उनके हाथ लग जाता है। अब वो कॉर्पी को घुटने के बल बैठ जाने को कहता है, ताकि उसका खात्मा किया जा सके। लेकिन कॉर्पी कुछ करने से पहले अपने कुत्ते को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बेरहम सोल्जर्स उस बेजुबान पर भी गोलियां दागने लगते हैं। बट खुशकिस्मती से उनका निशाना चूक जाता है। इधर गोलियों की आवाज सुनकर टुकड़ी का ऑफिसर ब्रूनो खुश होता है। उसे लगता है कि उसके सिपाहियों ने कॉर्पी को मौत के घाट उतार दिया। इधर जब गोलियां कॉर्पी के जिस्म को छलनी करने ही वाली होती है कि 1 सेकंड से भी कम समय में वो अपना खंजर उस जर्मन सैनिक की कनपट्टी के आर पार कर देता है, जिसे देख बाकी के सैनिकों के पसीने छूट जाते हैं। अब इससे पहले कि वो कॉर्पी का कुछ बिगाड़ पा दे, वो कहर बनकर उन पर टूट पड़ता है। इस दौरान कई गोलियां भी चलती है, जिससे आगे चल रहे ऑफिसर को डाउट होता है, महज एक आदमी को मारने के लिए इतनी सारी गोलियां। ऐसे में वो टैंक का रुख मोड़ कॉर्पी की तरफ बढ़ता है। अब वो अपने सोल्जर्स की लाशें देख बौखला जाता है, क्योंकि अब तक वो जिसे एक साधारण बूढ़ा समझ रहा था, वो किसी कमांडर से भी ज्यादा काबिल निकला। अब उसे एक अधमरे सैनिक के पास सोने का टुकड़ा मिलता है, जिससे उसे ये अंदाजा लग जाता है कि कॉर्पी एक गोल्ड माइनर है। अब उस ऑफिसर के पास कॉर्पी को मारने की 2 ठोस वजह थी। पहली तो यह कि उसने उसके 4-5 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि दूसरी ये कि उसके पास ढेर सारा सोना भी है। अब जैसे ही उन्हें कॉर्पी दिखता है, वो उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन कॉर्पी अपने थके हुए घोड़े को दौड़ाकर आगे निकल जाता है कि तभी ऑफिसर फायरिंग बंद करवा देता है, क्योंकि अब कॉर्पी लैंडमाइन फील्ड में चला गया है, जहां कदम कदम पर मौत बिछी है। कि तभी अचानक से एक जोर का धमाका होता है, जिससे कॉर्पी का घोड़ा एक दर्दनाक मौत मरता है। अब जैसे तैसे घायल कॉर्पी अपने सोने को समेटने की कोशिश करता है, पर जल्द ही ये सब खत्म होने वाला है, क्योंकि मौत अब उसके सामने खड़ी है। लेकिन इससे पहले कि सोल्जर उसे अपनी गोलियों का निशाना बनाते, वो एक पत्थर से लैंडमाइन को फोड़ देता है,
जिससे वहां अफरा तफरी मच जाती है। अब सोल्जर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन कॉर्पी अपने पास मौजूद शील्ड से खुद को जैसे तैसे बचा ही लेता है। अब कमांडर अपने कुछ सोल्जर्स को आगे जाने के लिए कहता है। रास्ते में लैंडमाइन होने की वजह से एक के बाद एक उसके कई सोल्जर मारे जाते हैं। इसी वजह से वो बंदी बनाई 2 फिनिश लड़कियों को आगे चलने का आदेश देता है, ताकि रास्ते में यदि लैंडमाइन हो तो सबसे पहले उनकी जान जाए। इस दौरान कमांडर को अपने साथी वोल्फ से ये खबर मिलती है कि जिससे उनकी भिड़ंत हुई है वो कोई साधारण गोल्ड माइनर नहीं, बल्कि एक बेहद ही खतरनाक फिनिश कमांडो है। वो अपने आप में एक पूरी आर्मी है। अतः सीनियर्स के आदेश होते हैं कि तुम्हें उससे दूर ही रहना है। साथ ही इससे हमें कॉर्पी की अनटोल्ड स्टोरी पता चलती है। असल में कॉर्पी एक फिनिश कमांडो था जिसने शीत युद्ध के दौरान लाल सेना द्वारा अपने पूरे परिवार को खो दिया। उसके रिवेंज में उसने 300 से ज्यादा कम्युनिस्ट सैनिकों को मार डाला। वहां के लोग उसे कोशेई कहकर बुलाते हैं, जिसका अर्थ होता है कभी ना मरने वाला। अब वुल्फ ब्रूनो से पूछता है कि ऑर्डर्स के हिसाब से क्या हमें पलट जाना चाहिए। इस पर जर्मन ऑफिसर ब्रूनो उसे ऐसा करने से मना कर देता है और इस प्रकार से वो लगातार कॉर्पी का पीछा करते हैं। इधर कॉर्पी एक जले हुए ट्रक का आश्रय लेता है क्योंकि उसके पैरों में गोली लगी है। अब वो दर्द से कर्राते हुए उस गोली को निकालता है और इस सब में कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। उधर जर्मन आर्मी भी वहां पहुंच जाती है। दुर्भाग्य से वो कुत्तों के जरिए उसकी तलाशी करते हैं। अब मौत मानो उसके सर पर ही खड़ी है। अतः ऐसे में वो खुद को दुश्मन सेना के ट्रक के नीचे छुपा लेता है। साथ ही वो ट्रक के फ्यूल टैंक में छेद कर खुद को फ्यूल से गीला कर लेता है ताकि कुत्तों को उसकी गंध ना आए। अब थोड़ा आगे पहुंचने के बाद एक सैनिक को फ्यूल लीक होने का पता चल जाता है और वो ट्रक को वहीं रुकवा देता है। तभी पकड़े जाने के डर से कॉर्पी वहां से भागने लगता है और वो दुश्मनों के निशाने पर आ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो खुद को आग लगा लेता है और पास ही में मौजूद एक तालाब में कूद पड़ता है। कॉर्पी का ये स्टंट देख वहां मौजूद सभी सैनिक हैरान रह जाते हैं। अब एक बार फिर से वो ब्रूनो की नाक के नीचे से भाग निकला। इससे खिजा हुआ ब्रूनो अपने सैनिकों को बोट के जरिए कॉर्पी को पकड़ने भेजता है, लेकिन वहां भी कॉर्पी एक एक करके सभी को मार वहां से भाग निकलता है, लेकिन उसका कुत्ता ब्रूनो के हाथ लग जाता है। उधर कॉर्पी चलते चलते एक पुराने फ्यूल स्टेशन के पास पहुंचता है। बेहद थका होने की वजह से वो वहीं रुक जाता है कि तभी उसे उसका डॉगी दिखाई देता है, लेकिन उसके गले में एक डायनामाइट स्टिक बंधी होती है। अब जैसे ही कॉर्पी उसे निकाल कर फेंकता है, एक जोर का धमाका होता है जिससे कॉर्पी बेहोश हो जाता है। इसके बाद ब्रूनो कॉर्पी के गले में फंदा डालकर उसे लटका देते हैं। अब उन्हें लगता है कि वो जान से गया। फिर वो उसका सोना लेकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन अब कॉर्पी अपनी सेना वाली स्किल्स दिखाता है। वो उस खंबे पर लगी कील के सहारे खुद को लटकने से बचा लेता है। अब सुबह होते ही वहां से नाजी सेना का एक प्लेन गुजरता है, जिससे कि वो खंबा झुक जाता है और कॉर्पी फंदे सहित नीचे आ जाता है। अब उस एयरप्लेन में से 2 पायलट निकलते हैं। वो अपने प्लेन में फ्यूल भरना चाहते हैं। अब उनकी नजरें घायल कॉर्पी पर पड़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारते, कॉर्पी उनमें से एक को मौत के घाट उतार देता है। अब कॉर्पी बेहद ही दर्दनाक ढंग से अपने जख्मों को नुकीले तारों की मदद से सीता है, जिसे देख सामने वाला पायलट खौफजदा हो जाता है। अब कॉर्पी एक बार फिर से उठ खड़ा होता है। अब वो ब्रूनो से अपना सोना लेने के लिए उस पायलट को बंदी बनाकर उड़ान भरता है। दूसरी ओर कमांडर को रास्ते में एक क्रैश प्लेन दिखाई देता है। सोल्जर वुल्फ उस प्लेन को चेक करने जाता है तो उसे उसमें पायलट की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसकी किसी ने उसी रस्सी से हत्या कर दी है जिस रस्सी से उन्होंने कॉर्पी को लटकाया था। ये सब देख कमांडर ब्रूनो शॉक्ड हो जाता है। अब वो सभी को वहां से फटाफट निकलने के लिए कहता है। अब 2 सोल्जर बंदी बनाई गई उन फिंच लड़कियों के ट्रक में बैठकर कॉर्पी के बारे में बात करते हैं, जहां उनमें से एनो नाम की लड़की उन पर हंसती है। वो कहती है कि तुम जैसा जोकर कमांडर कॉर्पी को पकड़ना तो दूर बल्कि उसे छू भी नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले उसे पकड़ने में 300 सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। अब अचानक से कॉर्पी उन सोल्जर्स को मारकर उस ट्रक में एंट्री करता है। साथ ही वो उन लड़कियों को हथियार भी देता है।
अब वो उन लड़कियों की हेल्प से एक एक करके उन सभी सोल्जर्स को मार देता है और इस तरह से वो बंधक लड़कियां भी अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लेती है। लेकिन अब भी उस टैंक में वोल्फ और ब्रूनो जिंदा है। जैसे ही वोल्फ गन लेकर बाहर आता है, कॉर्पी उसे दबोच लेता है। इतने में वहां दो सोल्जर्स भी आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों कॉर्पी को देखते ही वहां से भाग जाते हैं। अब कॉर्पी भी वोल्फ को जिंदा ही छोड़ देता है। इसके बाद वो फिंच लड़कियां उसे घेर लेती है क्योंकि उसने उनके साथ बहुत बुरा किया था, सो अब उनकी बारी थी। इस तरह कमांडर ब्रूनो एक नए पायलट के पास पहुंचता है ताकि वो नॉर्वे के लिए उड़ान भर सके। अब वो सोना लेकर टेक ऑफ शुरू ही करता है कि तभी वहां कॉर्पी की एंट्री होती है। इस दौरान काफी गोलाबारी होती है और प्लेन टेक ऑफ हो जाता है। अब ब्रूनो को लगता है कि उसने कॉर्पी को नीचे ही छोड़ दिया, लेकिन ये उसकी गलतफहमी होती है। अब भारी मशक्कत के बाद कॉर्पी प्लेन में एंट्री करता है। ब्रूनो घबराकर पीछे आकर देखता है कि आखिर वहां शोर क्यों हो रहा है। तभी उसे मृत्युंजय यानी कभी न मरने वाला कॉर्पी नजर आता है। अब ब्रूनो उस घायल शेर पर हमला कर देता है। वो एक हुक की सहायता से उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। जवाब में कॉर्पी उस हुक का एक सिरा मिसाइल में अटकाकर उसे मिसाइल सहित नीचे छोड़ देता है। लेकिन अब प्लेन बेकाबू हो चुका है क्योंकि पायलट को पहले ही गोली लग चुकी थी, जिस कारण अब वो मर चुका है। अब प्लेन बुरी तरह से जमीन से टकराने वाला है। ऐसे में कॉर्पी जैसे तैसे खुद को बचाने की कोशिश करता है और फाइनली प्लेन जमीन से टकरा जाता है। उधर वो फिंच लड़कियां वोल्फ को बांधकर उन्हीं के देश की सेना के सेफ जोन में पहुंचती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कॉर्पी एक बार फिर से मौत को चकमा देकर जिंदा ही लौट आता है। अब वो अपने सारे सोने को एक डिगर शॉप में बेचने जाता है। ऐसे में उस जगह मौजूद सारे लोग उसे और उसका इतना सारा सोना देखकर दंग रह जाते हैं। अब हम उसे इस मूवी में पहली बार बोलते हुए देखते हैं। वो कहता है कि सोने के बदले उसे बड़े नोट या चालान दिए जाए ताकि इतने सारे माल को ले जाने में सुविधा रहे। और इस प्रकार से दोस्तों मूवी का दी एंड होता है। आप कॉर्पी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए देखते रहिए मूवी ट्यूब।